हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सीटेट का एग्जाम अब पास आने वाला है, 1 मंथ करीब करीब बचा है। तो आज हम आप सभी के लिए एक बार फिर से ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ईवीएस का ये प्रैक्टिस सेट शायद 6 है। ठीक है, 5 मैं करवा चुका हूँ, ये छठा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। उसी के अकॉर्डिंग अपनी हम क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं साथियों। तो चलिए सबसे पहले क्लास को देखते हैं और क्लास को इसका मतलब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। देखिए, ठीक है, एक तरीके से ये डिजिटल तो बोर्ड है नहीं, लेकिन थोड़ा मेहनत करके और आपको क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे पास लैपटॉप पर क्वेश्चन है, उसी की सहायता से ही स्लाइड पर आपके पास आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्रों को हमें गर्म रखते हैं। ऊन के यानी कि ऊन के उष्मा रोधी होने का कारण है। मतलब जो सर्दियों में हमें कपड़े होते हैं वो गर्म रखते हैं, इसमें उष्मा रोधी होने का कारण क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और आंसर है आप सभी के सामने। आंसर क्या कह रहा है कि रेसे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है कि ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी होती है। ऑप्शन सी है ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। मतलब उसमें जो रेशे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, और जो बाहरी वायु होते हैं उसको क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। ये कह रहा है। आगे अगला को आंसर क्या कह रहा है कि ऊनी रेशे मोटे होते हैं और इन्हें ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म तो रखते हैं, लेकिन उसमें उष्मा रोधी को कंट्रोल कौन करता है, यानी कि उन उष्मा रोधी को होने का कारण क्या है। तो देखिए, अगर ऑप्शन ए देखोगे तो ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है ऊनी रेशों के बीच वस्तु यानी कि जो होती है वायु क्या होती है, फंसी होती है एवं वायु उष्मा रोधी होती है। मतलब ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ऊनी होते हैं, वस्तु होते हैं, तो इनमें क्या होती है, यानी कि वायु क्या होती है, वो फंस जाती है। क्या हो जाती है, फंस जाती है, जिसमें वायु जो होती है उष्मारोधी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊनी उष्मारोधी होने का मुख्य कारण है वायु, यानी कि कारण है वायु का उष्मारोधी होना, जो कि ऊनी रेशों के बीच फंसी ट्रैप रहती है, जिसमें शरीर की उष्मा बाहर नहीं जा पाती, तरह ऊनी वस्त्र गर्म रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, समझ गए साथियों कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा कि तीनों राज्य यानी कि तीनों राज्यों का ऐसा समूह, तीनों राज्यों का ऐसा समूह, ठीक, जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और आपका कौन दे रखा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी दे रखा है महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। तो मतलब ऐसे राज्य कौन से हैं जिन, मतलब जो ऐसे राज्य कह रहा है कि कौन है जिनके किनारे पर क्या अरब सागर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात बात कर लेते हैं। जैसे यानी 4 दिशाएं होती हैं, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है, ये आपका हो गया पूरब, और ये हो गया आपका पश्चिम। पश्चिम थोड़ा छोटा कर दो और पूरब थोड़ा बड़ा बढ़ा दो। तो यानी कि देखिए, ये तो आपका हिस्सा देखा जाए तो ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है भाई, 3 ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक है, ये हिस्सा, ठीक है पूरा। यहाँ पर आपका हो गया भैया हिंद महासागर। क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया। यहाँ पर आपका हो गया अरब सागर। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन है ऐसा, मतलब कि 3 राज्यों के ऐसे समूह है जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतला पतला सा केरल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो यानी कि 3 ऐसे राज्य हैं, यानी कि जो कौन है, केरल हो गया, ठीक है, और कर्नाटक हो गया, और कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा।
अगर आपसे अगर पूर्व में पूछता तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है, तमिलनाडु हो गया आपका, ठीक, तो यानी कि अगर उड़ीसा हो गया तो ये ऐसे राज्य या पश्चिम बंगाल की खाड़ी, और ये आपका जो नीचे का हिस्सा है ये हिंद महासागर से रिलेटेड है। समझ गए इतनी बात साथियों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा, यानी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं जो ये अरब सागर से रिलेटेड है। यानी कि देखा जाए और इसमें क्या हो सकता है, यानी कि राज्य केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन एवं दीव, ये आपके कहाँ है, समझ गए? तो ये आपकी ये इतना राज्य जो हो जाएगा, यहाँ देखिए नीचे का हिस्सा जो है ये आपका जो है हिंद महासागर का है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, तो इतनी बात समझ के साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा नाच है, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी, जिस पर जमीन में बांस की डंडी लेकर 2-2 लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहां लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? अब देखिए मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं पा रहे हो कि पूछ क्या रहा है। मतलब एक छोटे से आंसर के लिए तो यही सबसे बड़ी खासियत होती है सीटेट में कि आंसर पता होता है लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा करके किस तरीके से बोल रहा है। देख लीजिए कि कह रहा एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन की बांस की डंडी लेकर 2-2 लोग जोड़ी आमने सामने बैठती है, मतलब 2-2 लोगों की जोड़ी जो होती है आमने सामने बैठती है, यही क्वेश्चन है। बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं, मतलब जमीन पर भी बैठते हैं 2-2 लोग और फिर एक बांस की लंबी लंबी डंडी, फिर एक कतार में एक दूसरे से ऐसे करके कूदते हैं। यही क्वेश्चन है। कह रहा है इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम है जहां लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? देखिए जैसे आप ऑप्शन आप सभी के सामने है कि तोरंग जैसे दे रखा, तोरंग में क्या हो, तोरंग मिजोरम, कुड़ुक झारखंड, चेराव मिजोरम, और ऑप्शन हो जाएगा डी वाला जो हो जाएगा झूम झारखंड। तो इसका राइट आंसर सभी को पता हो जाएगा कि जो चेराव है ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी वाला है। कौन सा हो जाएगा? चेराव। ठीक है, तो ये कहां पर होता है? मिजोरम। ठीक है, कहां पर होता है? मिजोरम में होता है। यानी कि चेराव मिजोरम का प्रसिद्ध लोग है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोग जोड़ी, तो ये आसानी से समझ सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब इतना घुमा बड़ा पूछते हैं ताकि जो मतलब एग्जाम देने जाए उसी में ही कंफ्यूज हो रहा है पूरा क्वेश्चन। मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन पूछने के लिए कितना समय पढ़ना पड़ता है, यही सीटेट में सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब लॉन्ग क्वेश्चन इतना पूछना, पढ़ते रहो बार बार नीचे स्लाइड करते रहो। जिससे कंप्यूटर पर आते हैं क्वेश्चन तो देखा होगा सभी ने, मतलब पूरी स्लाइड बढ़ाते रहो घटाते रहो, यही होता रहता है, एक लाइन में नहीं कभी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा नाम है, मतलब उन्होंने मतलब क्वेश्चन है कि संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला, संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला कौन सी है? ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम है, मतलब उनका नाम क्या है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है बछेंद्री पाल, सुनीता विलियमसन, कर्णम मल्लेश्वरी या संतोष यादव। तो सबको बता सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल ने क्या किया था, यानी कि 23 मई, ठीक है, 1984, 23 मई 1984 विश्व की सबसे प्रसिद्ध चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इन्होंने कब? 23 मई 1984 को इन्होंने इस पर फतेह हासिल की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आज जितने हो सकेंगे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में दिए गए कथनों के सही कथन को चुनिए। मतलब दीपावली और होली के कथनों को कह रहा है कि सही कथन चुनना है कि दीपावली कब मनाई जाती है और होली कब मनाई जाती है, ठीक है। तो देखिए आंसर है आप सभी के सामने कि जैसे आंसर है ए वाला है, ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। देखिए इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि दीपावली कब मनाई जाती है और कब, यानी होली कब मनाई जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो आपकी जो होली होती है, होली कब मनाई जाती है, और आपकी जो दीपावली होती है, ठीक है क्या, दीपावली, ठीक है। तो अगर होली को देखा जाए, दीपावली कब मनाई जाती है, तो होली जो मनाई जाती है आपकी पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, पूर्णिमा को। और लेकिन ये अमावस्या को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है भैया, अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन। अब देखिए कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं। दीपावली हो गया, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। यानी कि दीपावली कौन से मास में मनाई जाती है, कार्तिक मास में, ठीक है। और इसको कौन से मास में, फागुन, यानी कि फागुन मास में मनाई जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये होते होली रंगों के त्योहार के रूप में। अब पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब जैसे रक्षाबंधन भी आता है तुम्हारा, ये भी पूछा जाता है, तो ये सब इन्हीं के अकॉर्डिंग आते रहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। रेगिस्तानी ओक के विषय में कथनों पर विचार करने के लिए क्वेश्चन कह रहा। तो रेगिस्तान में क्या क्या होता है, यह वृक्ष लगभग किसी किसी सामान्य कक्षा में कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। ऑप्शन बी कह रहा है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है आपका, कह रहा है कि इस वृक्ष के तने जल एकत्र होता है तथा स्थानीय लोग को जल आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल पाते हैं, ठीक। ऑप्शन डी कह रहा है कि इस वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती है जब तक जल तक ना पहुंच पाए। ऑप्शन ई है इस वृक्ष में बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग मतलब इन पर विचार करना है। तो ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन डी ई, यानी कि 5 ऑप्शन दे रखे। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है वो सही है, ये क्वेश्चन कह रहा है कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो सही है, तो इनके बारे में आप सभी को बताना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखा जाए इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा और ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इनको पढ़ लेना, अब यही होंगे पूरे पूरे, देख लीजिएगा। ऑप्शन ए वाला क्या कह रहा है कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार तक, मतलब कि एक ये इनकी जो ऊंचाई होती है वो कहां तक होती है, केवल एक दीवार तक होती है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इस वृक्ष के तने जल एकत्र करते हैं और स्थानीय लोग को जब आवश्यकता होती तो पाइप से जल निकाल लेते हैं, मतलब ये भी सही है ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन डी वाला है, ऑप्शन डी वाला क्या कह रहा है कि इस वृक्ष की जड़ें, मतलब वृक्ष की ऊंचाई की लगभग, मतलब कि वृक्ष की ऊंचाई की लगभग कितनी 30 गुना नीचे जाती है जहां तक इनको पानी यानी जल ना मिल सके। तो यानी कि ए सी डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहां तक। तो भैया थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि समय ऐसा है। तो अभी तो मान लो जैसे आप तक क्लास पहुंचाई जा रही, फिर आगे देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बस आप प्यार और मोहब्बत से हमारे साथ जुड़िए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, हमारे लिए भी, है ना साथियों। क्योंकि प्यार एक दूसरे के प्रति होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो
कैसी क्लास लग रही, आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट करिए, ताकि और मैं सुधार कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। ठीक, जैसी सुविधा है मैं अपनी मतलब सुविधा के अनुसार आप तक क्लास पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो जैसी मेरे पास सुविधा है वैसी क्लासेस पहुंचाता रहूंगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ठीक बनाते। इन घरों के अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि ये जो घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और कह रहा है इन घरों को कहाँ होना चाहिए। अब समझ जाइए कि जहां वर्षा ज्यादा होती है वहीं पर ये घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और बांस से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे कौन कौन हो सकता है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि असम हो जाएगा। ठीक है, असम हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग क्या बनाते हैं, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पूरा मतलब कि इसके बारे में वीडियो बना के रखा हुआ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख लीजिए और समझ जाएंगे चीजें कितनी आसान हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए हमारे देश के किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश सामान्य लोगों के नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है। तो ये कहाँ पर होता है, ये भी बता दोगे। आंध्र प्रदेश है, या ऑप्शन में गोवा है, तमिलनाडु है, केरल है। तो इसका राइट आंसर सभी को होता है, जहां टेपियोका की बात आ जाए, टेपियोका की, तो वहां समझ लेना वो कौन सा है, केरल है। अब केरल तो है, लेकिन ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेपियोका घुमा फिरा के चीजों को बस थोड़ा क्वेश्चन कहीं लंबा कर दिया तो कहीं क्वेश्चन छोटा कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका केरल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने के सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। मतलब बिहार के राज्य के लोग, यही क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के लोग की मतलब मधुमक्खी पालन को सर्वोत्तम कौन सा महीना होता है जहां पर मधुमक्खी पालन सही होती है। तो यानी अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर, अप्रैल से अगस्त, या जनवरी से मार्च। तो कौन सा महीना होता है? तो सभी को पता होगा कि बिहार में जो मधुमक्खी पालन किया जाता है वो आपका हो जाता है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, यानी कि ये मधुमक्खी पालन का सर्वोत्तम महीना होता है। कहां पर, यानी कि जो आपका दे रखा है अक्टूबर से दिसंबर बिहार में। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एपिस इंडिका होता है। क्या होता है, एपिस इंडिका होता है। ठीक है, और इसके कल क्या बोला जाता है, इसके यानी इसको बोला जाता है एपीकल्चर। क्या बोला जाता है, एपीकल्चर बोला जाता है। अब मधुमक्खियों के बारे में अगर बताया जाए तो मधुमक्खियों एक समूह में होते हैं। इसमें कौन होती है, एक होती है रानी मक्खी, और एक कौन सी होती है, बाकी कैसे होते हैं, बाकी जो ड्रोन होते हैं यानी कि नर मक्खी होती, और मादा मक्खी होती, जो मादा उनको श्रमिक मक्खी बोला जाता है, यही शहद लाने का। नर मक्खियां क्या होती है कि उसके छत्ते के आसपास घूमते रहते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका होता है। ये इनका पालन किसके यहाँ किया जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, स्क्रीन क्या है, अब हमारे लिए स्क्रीन है, आपके लिए क्या है, आप लोग समझिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है। मतलब मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है, कि स्वांगीकरण की क्रिया किस प्रकार से होती है, क्वेश्चन है। आंसर इसके सामने आप सभी का ए वाला है कि पचा हुआ भोजन को शुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होने एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश कराना। ऑप्शन बी है अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। ऑप्शन सी कह रहा है कि पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों के बनने
बनाने में उपयोग होना। ठीक, ऑप्शन डी कह रहा है कि भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और यह वृद्धांत में भेज दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ पूछ रहा। देखिए स्वांगीकरण का अर्थ क्या होता है अगर देखा जाए तो, यानी कि जो भोजन का पाचन होता है वो हमारे कहाँ से, आहार नाल से स्टार्ट हो जाता है। अब आहार नाल से होता हुआ यानी कि कहाँ पहुंचता है भैया, यानी आमाशय में पहुंचता है। आमाशय यानी यहाँ पर होता है यकृत, यानी कि लीवर भी होता है, तो लीवर में भी जाता है। यहाँ से ये भोजन हमारा पहुंच जाता है ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत में। कहाँ पहुंच जाता है, छोटी आंत में। ऐसे समझ लिए डायग्राम की सहायता। जब भोजन यहाँ पर पहुंचता है यही क्षुद्रांश होता है, यानी कि छोटी आंत। आंत हमारे बॉडी में कितनी होती है, दो होती है। ठीक, एक होती है बड़ी आंत और एक होती है छोटी आंत। देखो इस तरीके से समझ लीजिए। तो यानी कि स्वांगीकरण की बात कर रहा है। तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया जो होती है हमारी कहाँ, यानी कि जो पचता है भोजन वो छोटी आंत में पचता है। अब जब छोटी आंत में भोजन का मुख्य जो पाचन यहाँ पर जो आमाशय में होता है, आमाशय में भोजन पूरा 3 से 4 घंटे तक रखा। ठीक है, यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। कौन से अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यहीं पर छोटी आंत यानी कि यहीं पर ग्रहणी में एक अग्नाशय होता है। ये आमाशय हो गया, यहाँ पर होता है अग्नाशय। ठीक, इस तरीके से पत्तियों के समान जुड़ा हुआ होता है जो अग्नाशय रस का स्राव करता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर होता है आपका, यहीं पर पित्ताशय होता है जो पित्त रस का स्राव करता है। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से पूरा बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो स्वांगी छोटी आंत में पहुंच जाता है तो भोजन संदर्भ पचा हुआ क्षुद्रांश के भित्त को अवशोषित होने पर अवशोषित पदार्थों का ऊतकों तक पहुंचाने की क्रिया ही उपयोग होनी प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे पचा हुआ पदार्थ शरीर के जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। तो समझ गए, इस तरीके से भोजन का पाचन। और यही छोटी आंत से भोजन पूरी कोशिकाओं में क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। तो यानी कि मुख्य जो अपचित भोजन जो होता है वो बड़ी मतलब बड़ी आंत से हमारे शरीर से बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो समझ गए होंगे इतनी बात। आगे बढ़ते तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा कि पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है यानी उर्वरकों, यानी कि उस खेत की मृदा का विचार कीजिए जिसमें कि कोई भी किसान उर्वरकों को पीड़क नाशियों या कीटनाशकों का आधिकारिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल में उगा रहा है। आपके विचार उसके व्यवहार से उसके खेतों में मृदा कैसी हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी। ऑप्शन सी कह रहा है वर्षा में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी। ऑप्शन डी कह रहा है कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। देखिए अगर खेतों में अगर बार बार कहीं रासायनिक चीजों यानी उर्वरकों का आप बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि खेत में, तो वो भूमि कैसी बन जाएगी, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगी, डी वाला हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन आप जो हो जाएगा यानी कि बंजर बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, बंजर भूमि बन जाएगी। यही बताया गया फसल उत्पादन के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे कौन कौन होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया और कौन हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, वह पोटास हो गया। क्या हो गया, पोटास हो गया। तो अगर इनकी आवश्यकता होती खेतों में उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल बदलकर खेती करनी चाहिए। मतलब अगर आपको उर्वरता बनाए रखना है तो उसमें क्या इसको बदल देना चाहिए, फसल को बदल देना चाहिए। अगर बार बार एक ही खेत में एक ही फसल करोगे तो वहां पर वो बंजर कैसी, मतलब वहां की भूमि कैसी हो जाएगी, वो बिल्कुल बंजर बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर आप लोग डी वाला सही कर लीजिएगा आसानी से। देखिए बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे जाएंगे, बस थोड़ा दिमाग अपना कंसंट्रेट रख करके। सीटेट में जो होता है सीटेट में, ठीक है, तो यानी कि 82 नंबर लाने पड़ते हैं, ओबीसी हो गया। ठीक है, जनरल वालों के 90 नंबर लाने पड़ते हैं, SC ST वालों को 82 नंबर लाने पड़ते हैं। तो ये नहीं है कि ये भाई देखिए यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग तो होती नहीं, आपके 115 आ जाए या 120 आ जाए, इससे कोई रिलेट आपकी जिस प्रकार से मतलब ये पासिंग मार्क होता है 82 आ जाए आपके 60% बन जाते हैं, आसानी से पास हो जाएंगे।
ठीक है, तो उससे ज्यादा आप लाएंगे तो आने वाले समय में भविष्य में आपका फायदा हो। और बार बार पास करने की जरूरत भी नहीं, एक बार पास हो जाइए बस, उसके बाद बार बार पास करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक, भर्ती आए आराम से पेपर दिए। जब देखिए बिहार में 1,70,000 वैकेंसी आ चुकी है, बिहार में 1,70,000 आ गई भैया। ठीक है, 1,70,000 वैकेंसी आ चुकी है। अब देखो कितनी बड़ी बहाली कर दी गई बिहार में, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। जो लोग बिहार बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो ठीक है, यानी कि जो बिहार की तैयारी करेंगे उनके लिए अच्छा मौका। आप लोग जम के मेहनत कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको मतलब बेनिफिट मिले और आपको नौकरी मिल सके साथियों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हम तो क्लास ले नहीं रहे यूपीएस मतलब बिहार की, देखते हैं अगर बनेगा तो उसकी भी क्लास स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या होता है। पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य है पुनरावृत्ति एवं सुंदरीकरण, घर पर समय का सदुपयोग। ऑप्शन सी कह रहा है विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं की दक्षता। ऑप्शन डी कह रहा है सीखने का विस्तार। ऑप्शन डी कह रहा है क्या, सीखने का विस्तार। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या होता है पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का विस्तार। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, सीखने का विस्तार। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य सीखने का विस्तार है। आप जितना भी पर्यावरण को सीखेंगे उतना आपको लाभकारी मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शीला ने कक्षा 3 यानी कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। उप प्रकरण पशु लिया। ठीक है, अब लिया निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे। ऑप्शन ए है कि किसी कविता को स्थानीय पशुओं के नामों का उच्चारण कराना। मतलब शीला ने जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको लिया, तो उसमें क्या कर रहा है कि उसने पशु एक उपकरण लिया, तो उसमें उनके बारे में बताने के लिए है। ऑप्शन बी कह रहा है प्राणी उद्यान में पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना। ऑप्शन सी कह रहा है प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना। ऑप्शन डी आपका क्या कह रहा है कि पशुओं के चित्रों को कटआउट देखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना उसके ज्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, यानी कि प्राणी उद्यान में पशुओं को देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल से संबंधित त्योहारों में समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन है सहपाठी द्वारा सीखना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है समुदायों के त्योहारों को वीडियो देखना। समुदाय में त्योहारों को क्या करना, वीडियो देखना, यानी सहपाठी द्वारा सीखना। और ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन सी क्या है पढ़िएगा पूरा। ऑप्शन सी कह रहा है कि परिवार एवं समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। ऑप्शन डी है क्या है शिक्षक से चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पानी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, यानी कि परिवार हो गया, समुदायों के साथ में क्या करना, चर्चा करना हो जाएगा, या बुजुर्गों से चर्चा या बातचीत तो करना हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 तथा कक्षा 2 यानी कि कक्षा फर्स्ट तथा सेकंड में पर्यावरण, कक्षा फर्स्ट तथा सेकंड में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है, ये है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। आंसर ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ऑप्शन सी है कि अध्ययन से संबंधित संकल्पनाओं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। ऑप्शन डी आप सभी के सामने कह रहा है कि अध्ययन से संबंधित संकल्पनाओं और कौशल भाषा शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है। तो देखिए मतलब कि फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण की बुक नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखा जाए तो सी वाला सही हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में संबंधित संकल्पनाएं कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाया जाता है। मतलब पर्यावरण को चीज को किसके द्वारा सिखाया जा सकता है, भाषा व गणित के द्वारा। ठीक है, गणित के द्वारा इनको सिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी वाला सही हो जाएगा, आसानी से समझ जाएंगे साथियों। आगे अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? जल, जंगल, स्मारक, समुदाय। सामाजिक वातावरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बता लेंगे, सामाजिक वातावरण का समुदाय हो जाएगा। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला हो जाएगा कि सामाजिक वातावरण पर चर्चा सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृत वातावरण के रूप में भी की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, यानी कि समुदाय हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा पूरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय से सदस्यों के निकट है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संदर्भ में अधिक जानकारी रखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ऑप्शन डी कह रहा है यानी कि पियाजे के मनोविज्ञान नियमों सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस पर आधारित है। ठीक है, हम बताएं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति की पृष्ठभूमि है। सामाजिक संस्कृति की क्या है? पृष्ठभूमि में। बच्चा भी कोई किसी प्रकार से चीजों को ज्यादा सीखता है, समाज से रह करके सीखता है, तो पर्यावरण के लिए क्या हो जाएगा? सामाजिक। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक की पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा पढ़िएगा। संज्ञानात्मक बाध्यता विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए। कक्षा में कौन सा मतलब मिश्रित सहपाठी समूह बनाए। ऑप्शन आपका बी कह रहा है पढ़ने के लिए श्रव्य पाठों पर अधिक विकास करें। ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा है कि कार्यों को भागों में बांटे तथा पृथक रूपों से भागों को पूरा करे। ऑप्शन सी कह रहा है आपका, ऑप्शन डी कह रहा है कि स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर आप कोई भी समूह को छोटे छोटे भागों में बांट देंगे तो आसानी से कार्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, किसमें बांटा है? यानी कि छोटे छोटे भागों में, यानी कि छोटे छोटे भागों यानी समूहों में बांट दोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाठ योजना में ईवीएस के विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में कौन आवश्यक चरण है? सामग्री उद्देश्य का गठन करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, पूरा पढ़िए, कि अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन एवं परियोजना। ऑप्शन डी कह रहा है संकल्पना मानचित्रण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कक्षा में जानने से पूर्व अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने पर, यानी कि अगर कोई पढ़ाए जाने पर तो उसमें क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कैसे? कि संकल्पना मानचित्रण बनाना। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के समग्र शब्द संबंधित है किससे? संज्ञानात्मक स्तर से, सहपाठचर्या क्रियाकलाप से, समग्र विकास से, शैक्षिक क्षेत्र से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सतत और समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया। किस पर दिया गया? सतत और यानी कि मूल्यांकन पर बल दिया गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने का आकलन का एक उदाहरण है, कौन सा है?
पत्रक के द्वारा विद्यार्थी को भारत के मानचित्र पर, कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, ऑप्शन बी कह रहा है। विद्यार्थियों के अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, ऑप्शन सी कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पंदन के स्तर पर ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, ऑप्शन डी आपका है। अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर देखोगे तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा कि है कि मतलब कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, यानी कि जो तटीय राज्य हैं, जैसा अभी हमने बताया, तो तटीय राज्य नीचे वाले यानी हिंद महासागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर अरब सागर। तो समझ गए इतनी बात? तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आप सभी को बताए। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।